Hi guys, welcome you all to today's lecture and today we are going to start the chapter Mechanical Properties of Solids. Solids की mechanical properties इसके अंदर हम पढ़ेंगे elasticity, plasticity, stress, strain, Hooke's law, modulus of elasticity, उनके types और solids से related काफी सारी बातें. तो let us start the chapter. सबसे पहले हम बात करते हैं elasticity की. ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, इनका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी बॉडी इलास्टिक है, जैसे मान लो मेरे पास एक स्टील की ब्लेड है, इसको मैं फोर्स लगाता हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको टेढ़ा करता हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको टेढ़ा करता हूँ और फोर्स हटाने के बाद अगर ये अपने शेप को वापस रिगेन कर ले, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अगर अपने शेप को वापस रिगेन कर ले, तो इस बॉडी को बोलेंगे इलास्टिक बॉडी, और अगर ना रिगेन करे तो दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी. तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने शेप को वापस रिगेन कर लेता है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिक मैक्सिमम लिमिट ऑफ फोर्स, जहां तक बॉडी अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. तो इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी दो बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद कुछ टर्म्स हमें पढ़नी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, और यूज करना है हमें इस चैप्टर के अंदर. तो फर्स्ट थिंग, इलास्टिसिटी क्या बोलेंगे? इफ a body regains its original shape after removal of deforming forces, then the body is called elastic and this property is called elasticity. नोट्स आपके पास हैं, ध्यान से बस सुनिए मेरी बात को. क्लियर? और अगर नहीं है नोट्स तो उन्हें नोट डाउन करिए. क्लियर? तो और प्लास्टिसिटी क्या है? अगर बॉडी अपने शेप को वापस रिगेन ना करे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, तो इस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं और इन बॉडीज को हम प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं. तो इलास्टिक बॉडीज कौन सी हैं? जैसे स्टील काफी ज्यादा इलास्टिक है, स्टील इज हाईली इलास्टिक. रबर फॉर स्मॉल डेल्टा एल, छोटे डेल्टा एल के लिए, छोटे चेंज इन लेंथ के लिए रबर भी इलास्टिक है. बाकी रबर बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन रबर की प्रॉपर्टी है वो अपनी लेंथ से काफी ज्यादा टाइम्स तक खिंच जाती है, तो ये इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आता है. बट फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ वी कैन कंसीडर इट टू बी अ वेरी हाई इलास्टिक बॉडी. क्लियर? क्वार्ट्ज फाइबर हो गया आपका, क्वार्ट्ज इज वेरी मच इलास्टिक, क्वार्ट्ज बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है. इसके अलावा प्लास्टिक बॉडीज में आ गई पुट्टी, प्लास्टिसिन. ठीक है, प्लास्टिसिन जिससे आज की डेट में बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल्स बनते हैं, प्लास्टिसिन. और आपके पास पुट्टी का एग्जांपल दिया मैंने, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे हाईली प्लास्टिक सब्सटेंसेस में. तो थोड़ा सा हम अपने नोट्स पे फोकस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप. इधर देखिए. तो the first basic thing that you should know is what is elasticity and plasticity. ये बातें आपको पता होनी चाहिए. ये डेफिनेशंस हमारे पास हैं. अब इलास्टिक बॉडीज में हमारे पास आ गया स्टील, क्वार्ट्स जो हाईली इलास्टिक हैं, क्वार्ट्स, लेटेक्स रबर सबसे ज्यादा इलास्टिक होती है आपकी, लेटेक्स रबर. बट रबर इज टेकन ओनली फॉर स्मॉल चेंज इन लेंथ. क्लियर? और प्लास्टिक बॉडीज में आपकी आ गई प्लास्टिसिन. क्लियर? प्लास्टिसिन. इसके अलावा बताइए, अभी आपको बताया मैंने पुट्टी जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है. तो ये सारी आपकी प्लास्टिक बॉडीज आ गई. अब इस चैप्टर में हमारी जो सारी बातें हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हुक्स लॉ के चारों तरफ घूम रही हैं, हुक्स लॉ के चारों तरफ घूम रही हैं. और हुक्स लॉ समझने के लिए हमें पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो आई एम स्टार्टिंग विद स्ट्रेस. देखो, मान लो मेरे पास एक ये बॉडी है, क्यूबिकल फॉर्म की ये बॉडी है, ये इसका शेप बना दिया हमने, ये पीछे वाले सरफेसेस से डॉटेड. क्लियर? अब इस बॉडी पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाया अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ रीस्टोरिंग फोर्स देगी, कुछ रिएक्शन देगी. तो कितना रीस्टोरिंग फोर्स ये दे रही है? रीस्टोरिंग फोर्स ऑब्वियसली विद इन द इलास्टिक लिमिट, जो एक्सटर्नल फोर्स है वही रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा
मैग्नीट्यूड वाइज। ऑब्वियसली एक्सटर्नल आप बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं और रिस्टोरिंग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स देगा, फोर्स रिस्टोरिंग पर यूनिट दिस एरिया जिसपे आप लगा रहे हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर, फोर्स रिस्टोरिंग बाय एरिया। अब ये स्ट्रेस नॉर्मल, यानी जैसे आपने फोर्स परपेंडिकुलर लगाया तो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर आप फोर्स टेंजेंशियल लगाते हैं, कैसा लगाते हैं, टेंजेंशियल, तो ऐसी कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो भी टेंजेंशियल होगा। कैसा होगा, टेंजेंशियल। तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर इसको हम शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्लियर, शियर का मतलब होता है बॉडी को हिला देना, एक फेस के रिस्पेक्ट में दूसरे फेस को डिसलोकेट कर देना, दैट इज कॉल्ड शियर। जैसे मैं कहूं पेड़ को हिलाना है, पेड़ को हिलाना है तो आप क्या करेंगे, जड़ें फिक्स होती हैं, पेड़ को अगर हिलाएंगे तो व्हाट इज दैट कॉल्ड, शियर द ट्री। शियर द ट्री मींस रूट्स आर फिक्स्ड एंड अपर पोर्शन इज बीइंग डिसलोकेटेड, थोड़ा सा इट इज बीइंग मूव्ड, इट इज बीइंग वाइब्रेटेड बेसिकली। तो आपके पास कितना डेल्टा एल आप वाइब्रेट करें, शेयर कर रहे हैं ट्री को। क्लियर, शेयर द ट्री। वैसे यहाँ पर जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाए क्यूब में, मैं दोबारा बना देता हूं। क्लियर, आपने टेंजेंशियल फोर्सेस लगाए तो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। क्लियर, अब इस केस में हुआ क्या, बॉडी का एक फेस दूसरे के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा हिल गया, कितने एंगल से हिला, दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। कितने एंगल से हिला, थीटा, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। तो दिस इज बेसिकली शियरिंग। और अगर मान लो साइड का डिसलोकेशन हुआ डेल्टा एक्स, अपर साइड विद रिस्पेक्ट टू लोअर इज डेल्टा एक्स एंड ओरिजिनल साइड वाज एक्स, तो जो शियर स्ट्रेन थीटा होगा दैट इज डेल्टा एक्स बाई एक्स। यानी कितना आपने डिसलोकेट किया और ओरिजिनल साइड कितनी थी, दिस थीटा इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। अभी आगे पढ़ेंगे हम स्ट्रेन। तो फिलहाल मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। तो दो तरह के स्ट्रेस हुए, नॉर्मल और टेंजेंशियल। नॉर्मल में आपका एक कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है जब आप बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं, और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है जब आप बॉडी को खींच रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल था, ये किसका एग्जांपल है, आप बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं तो ये कौन सा स्ट्रेस है, दिस इज फॉर कंप्रेसिव। और अगर कोई बोले टेंसाइल, तो आप एक वायर ले लो, वायर के एक सरफेस को रिजिड सरफेस से लटका रखा है और एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने जो कि वायर को खींचने की कोशिश कर रहा है। ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, मैं मैग्नीफाइड बना देता हूं। तो इस क्रॉस सेक्शन में कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ पर यूनिट एरिया, दिस इज स्ट्रेस। और यहाँ पे हम वायर को टेंशन दे रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इस वाले स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर, ध्यान दीजिएगा नॉर्मल स्ट्रेस में कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। क्लियर, दो तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं। और टेंजेंशियल, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग लगा रहे हैं तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो बेसिकली स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एंड यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, याद रखिएगा। तो दो तरह के नॉर्मल में कंप्रेसिव और टेंसाइल और टेंजेंशियल स्ट्रेस ये हो गया। इसके अलावा एक होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो कि लिक्विड के कारण लगता है। जैसे मान लो किसी बॉडी को हमने लिक्विड के अंदर डाल दिया, अब क्या होगा, लिक्विड चारों तरफ से इस पे प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण इसकी वॉल्यूम में कुछ चेंज आ सकता है। मान लीजिए डेल्टा वी इज द चेंज इन द वॉल्यूम विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ओरिजिनल वॉल्यूम अगर वी थी तो यहां पर डेल्टा वी बाई वी, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या है ये, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इस केस में जब आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहे हैं चारों तरफ से, यूनिफॉर्म प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, यूनिफॉर्म प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो उस कंडीशन में आपका जो स्ट्रेस है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। कितना रिस्टोरिंग फोर्स होगा पर यूनिट दिस सरफेस एरिया,
restoring force per unit area, that is basically what, stress। और कौन सा स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्लियर। और यहां पर इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज प्रेशर एक्सर्टेड के बराबर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इसके बराबर है। तो इस बात को आपने ध्यान देना है। क्लियर है यहां तक? इतनी बातें आप पहले देखिए ध्यान से, और अगर यहां तक कोई डाउट है तो दोबारा पूछिए। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आती है बात। और एक बात ध्यान देना, स्ट्रेस आपने पढ़ा, स्ट्रेन भी मैंने यही हिंट दे दिया। एक हो गया शियर स्ट्रेन, जो कि कितने एंगल से हमारा क्यूब का अपर फेस लोअर के रिस्पेक्ट में हिल रहा है, शियरिंग स्ट्रेन। एक हो गया वॉल्यूमेट्रिक, और जैसे अपने इस वायर को खींचा था, तो वायर को अगर इलास्टिक लिमिट में खींचा आपने, तो इसकी लेंथ में भी कुछ चेंज आएगा। कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, थोड़े थोड़े चेंज आते हैं। ओरिजिनल लेंथ अगर एल थी, तो कितना चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ होगा, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर? यहां तक कॉपी करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फाइनली हमने कंक्लूड किया कि हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है, सिंपली रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर? दिस इज स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है फ्रैक्शनल चेंज इन द डायमेंशन। मतलब आपके पास कितना चेंज हो रहा है डायमेंशन में पर यूनिट ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। सिंपल भाषा में बोल सकता हूं, फ्रैक्शनल चेंज in the dimensions of a body। जैसे डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल। तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल, अगर डेल्टा वी बाई वी है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन थीटा डेल्टा एक्स बाई एक्स अभी आपने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। ध्यान देना, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बाकी नोट्स आपके पूरे होने चाहिए। ठीक है, नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे, और कोई भी डाउट्स है तो आप दोबारा पढ़ के मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीन तरह के स्ट्रेन हमारे पास आ गए। क्लियर? इसके अलावा अब हम आते हैं नेक्स्ट हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लॉ तो सिंपल सा है। मैं एक वायर लेता हूँ, वायर को रिजिड सरफेस से सस्पेंड कर देता हूँ। ये मोटी बनाई वायर ताकि हमें समझ में आए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है इस पे। क्लियर? अब आप बताइए, जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, ध्यान देना जितनी भी बातें मैं अभी कर रहा हूं दैट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। मतलब बॉडी की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खराब नहीं होनी चाहिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, वायर की ओरिजिनल लेंथ एल थी और इसमें आपने चेंज किया डेल्टा एल, तो आपने बेसिकली स्ट्रेन किया यहाँ पे। कौन सा स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, जिसके कारण इसके अंदर कुछ रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। क्या डेवलप हुआ? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट दिस एरिया। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स दैट डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पर टेंसाइल जो कि नॉर्मल की कैटेगरी में आता है, टेंसाइल स्ट्रेस। तो हुक्स लॉ ये कहता है, जितना ज्यादा स्ट्रेन करेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेन करेंगे, स्ट्रेस भी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। सिंपल। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, बाकी ये सारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में वैलिड होगा, चाहे आप वॉल्यूमेट्रिक पढ़ें, चाहे आप शियर पढ़ें, चाहे आप लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ें। तो जस्ट एक एग्जांपल था जो आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। अब मैं लॉ पढ़ता हूं। ये कहता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए बॉडी is directly proportional to the strain, directly proportional to the strain but within the elastic limit। यानी stress is equal to some constant into strain। क्लियर? अब ये कांस्टेंट तीन तरह का होता है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैपिटल ई से डिनोट कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये तीन तरह का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क्स मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस।
बी क्या है, यहाँ पर बी इज सिंबल फॉर बल्क मॉड्यूलस एंड ईटा इज सिंबल फॉर रिजिडिटी मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एक ही बात है। तो मैंने कंक्लूड ये किया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि 3 तरीके का हो सकता है। लॉ तो बड़ा आसान सा है, और मैं आपको बताऊं, इस लॉ को समझते ही आधा चैप्टर खत्म हो जाता है। कारण, आपके पास स्ट्रेन 3 तरह के हैं, आपने पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर। 3 स्ट्रेन है और 3 मॉड्यूलस है। तो ध्यान देना, जब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो आपका यंग्स मॉड्यूलस होगा, जब वॉल्यूमेट्रिक की बात करेंगे तो उस केस में बल्क्स मॉडुलस होगा, और जब हम शेयर की बात करेंगे उस केस में रिजिडिटी मॉडुलस होगा, जिसका सिंबल हमने लिया है ईटा। तो यंग्स मॉडुलस, बल्क्स मॉडुलस एंड रिजिडिटी मॉडुलस, तीनों अलग अलग स्ट्रेन में 3 अलग अलग मॉडुलस। सिंपल, क्लियर। बट अभी इस बात को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें और करते हैं। अगर मेरे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ आ जाए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, और याद रखना, आई एम टॉकिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, ऑब्वियसली दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेन कौन सा होगा उसके अकॉर्डिंग नाम रख लेंगे, बाकी स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है, यहां तक नोट करिए पहले आप, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। अब देखिए ध्यान से, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा विद इन द इलास्टिक लिमिट। इधर स्ट्रेन है हमारे पास एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई मटेरियल, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई मटेरियल हुक्स लॉ को ऑबे कर रहा है, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए, अगर इलास्टिक लिमिट से थोड़ा ज्यादा खींचते ही ये चीज टूट जाए, इसके बाद आगे ना बढ़े, टूट जाए तुरंत, तो बॉडी ब्रेक्स जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट, तो वो कैसी बॉडी होगी, वो आगे लंबी नहीं खींच रही, मतलब उसमें स्ट्रेन बढ़ नहीं रहा, आगे लंबी नहीं खींच रही, स्ट्रेन बढ़ने का मतलब लेंथ बढ़ना, तो ऐसी बॉडी होगी ब्रिटल। क्या होगी, ये ब्रिटल मेटेरियल का ग्राफ है। और अगर उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये बढ़ता जा रहा है, तो ये डक्टिलिटी शो करती है। दिस वायर इज डक्टाइल, दिस मटेरियल इज डक्टाइल, इससे हम लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। दिस मटेरियल इज डक्टाइल। तो याद रखिएगा, विद इन इलास्टिक लिमिट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। इफ द ग्राफ ब्रेक शो करता है, इट शोज द ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, तो दिस इज ब्रिटल मटेरियल। एंड इफ स्ट्रेचेस टू ए लॉन्ग वैल्यू, स्ट्रेन काफी आगे बढ़ रहा है, तो दैट इज ए डक्टाइल मटेरियल। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। और जिस पॉइंट पे टूटता है, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है यहाँ पर जहां पे टूट रहा है, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस वी कॉल इट ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्लियर। तो दीज आर ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। अभी हम विद इन द इलास्टिक लिमिट मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा जाएंगे तब ग्राफ कैसा होगा वो भी हमें पढ़ना है, लेकिन थोड़ा रुक करके। क्लियर। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले अब मैं एक चीज और पढ़ना चाहता हूं, पॉइजन्स रेशियो। मतलब मॉड्यूलस स्टार्ट करने से पहले एक चीज है पॉइजन्स रेशियो। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, मैं मैग्नीफाइड व्यू बना रहा हूं ताकि समझ में आए। इस वायर की लेंथ है एल और इसका डायामीटर है डी। कितना डायामीटर है, डी। क्लियर। आपने इसको विद इन द इलास्टिक लिमिट एक्सटर्नल फोर्सेस लगा के खींचा। जब लंबा खींचेंगे, इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया अपने डेल्टा एल, तो डायामीटर घट जाएगा, डी माइनस डेल्टा डी, डायामीटर घट जाएगा। तो कितना डायामीटर घटेगा पर यूनिट ओरिजिनल डायामीटर, दिस इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। देखिए, वायर को लंबा खींचा तो डायामीटर पतली नहीं हो जाएगी, तार तार को आप लंबा खींच रहे हैं तो पतली हो जाएगी, उसका डायामीटर कम हो जाएगा। कितना चेंज होगा डायामीटर में पर यूनिट ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। और कितना चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल
स्ट्रेन, क्या बोलेंगे इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो पॉइजन्स रेशियो है सिग्मा से डिनोट करते हैं, दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ वायर में और कित पर यूनिट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो होती है सिग्मा की, वो हमेशा 0 से हाफ के बीच में होगी, 0 से 0.5 के बीच में होगी प्रैक्टिकल वैल्यू। क्लियर, ये बातें याद रखेंगे, समझ में आया आपको। एक वायर थी, इसका डायमीटर डी था, आपने लेंथ एल थी, आपने उसको लंबा खींच दिया, लेंथ थोड़ी बढ़ गई, डायमीटर थोड़ा घट गया। कितना चेंज है डायमीटर में पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर, दैट इज लैटरल स्ट्रेन। कितना चेंज है लेंथ में पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल की रेशियो वी कॉल इट पॉइजन्स रेशियो। याद रखेंगे इस बात को। क्लियर। अब देखिए, तो इसके बाद आपको ये याद रखना है कि हमारे पास एक और कैटेगरी है मटेरियल की, जिसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स बेसिकली दे शो लार्ज डेल्टा एल, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, वेरी हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, इवन फॉर स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्सेस। अगर डिफॉर्मिंग फोर्सेस छोटे भी हैं तो काफी ज्यादा लंबा खिंच जाता है। जैसे हमारी रबर है, अगर मान लीजिए रबर है, आप इसमें फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल, तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से भी कई गुना ज्यादा खींच सकता है, ऑब्वियसली पतला हो जाएगा। क्लियर। रबर है, अपनी लेंथ का कई टाइम्स खींच सकता है, सेवरल टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। और ऐसी बॉडीज दे डू नॉट ओबे, याद रखिएगा, दे डू नॉट ओबे हुक्स लॉ even within the elastic limit, within elastic limit, इलास्टिक लिमिट के अंदर भी हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते इलास्टोमर्स। अगर मुझसे कोई बोले इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाओ, स्ट्रेन है इधर और इधर हमारे पास स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन इज ए कर्व that is a not that is not a straight line, even within the elastic limit it is not a straight line। तो इलास्टोमर्स आर दोज मटेरियल्स जिनमें डेल्टा एल काफी ज्यादा होता है, काफी कम फोर्स लगाने पे भी काफी लंबा खिंच जाते हैं, जैसे रबर बैंड्स वगैरह होती हैं। क्लियर। इनके लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू काफी स्मॉल होती है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू काफी स्मॉल होती है। इन मटेरियल्स को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। समझ में आ रही बात। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको बताया था कि रबर जो है दैट इज हाईली इलास्टिक, दैट इज हाईली इलास्टिक, बट वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है डेल्टा एल छोटे स्मॉल लेंथ पे, छोटे डेल्टा एल पे ही ऑबे करती है पूरी तरह से, बाकी ये काफी लंबा खींच जाती है। फॉर लॉन्ग डिफॉर्मेशंस ये आपका हुक्स लॉ को तो ऑबे करती ही नहीं है। क्लियर। याद रखिएगा, डेल्टा एल काफी ज्यादा होता है, काफी कम फोर्स लगा करके भी आप इसको काफी ज्यादा खींच सकते हैं। ध्यान से देखिए नोट्स पे। तो यहां तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस उसके टाइप्स, स्ट्रेन उसके टाइप्स, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के लिए आप ग्राफ कैसे बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के, ब्रिटल मटेरियल का कैसा ग्राफ है, डक्टाइल का कैसा ग्राफ है, इलास्टोमर्स क्या है, ये सारी बातें आपने स्टडी की। और साथ में देखा कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है वो कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Clear? And depending upon the strains, there are three types of strain. I again remind you: longitudinal, volumetric, and shear strain. For three different strain, you are having three different modulus of elasticity. नाम बताइए। लॉन्गिट्यूडनल के लिए यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक के लिए बल्क्स मॉडुलस, और शेयर के लिए रिजिडिटी मॉडुलस। इसके बाद कुछ और बेसिक डेफिनेशन है जो हमें समझनी है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से पहले, कि आपके पास इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, इलास्टिक फटीग क्या होता है, इलास्टिक हिस्टेरेसिस क्या है, और अगर मैं इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कैसा होना चाहिए और उससे हम क्या क्या कंक्लूड करते हैं, ये बातें हम जानना चाहते हैं। क्लियर। तो एक बार फिर अपने नोट्स पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखिए, देखिए इधर ध्यान से। अब सपोज करो मेरे पास एक वायर है, सपोज करो मेरे पास एक वायर है और उसको मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, लोडिंग करता हूँ उसकी, ध्यान से सुनिए,
सबसे पहले मैं इलास्टिक हिस्टैरिसीस बता रहा हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सिंपल सिंपल भाषा में मैं बताना चाहूंगा कि जब आप वायर पे लोडिंग करते हैं यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको खींचते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते हैं, और जब अनलोडिंग करते हैं वायर को, मतलब फोर्स को रिमूव करते हैं धीरे धीरे, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो दूसरा बनता है, ये दोनों सेम पाथ पे नहीं होते। क्लियर? एक बार फिर सुनिए। अगर मेरे पास एक वायर है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ 1 2 3 10 20, बढ़ाता जा रहा हूँ फोर्स, और ग्राफ बना रहा हूँ लोडिंग का, और फिर फोर्स को घटा रहा हूँ, पहले बढ़ा रहा हूँ फिर घटा रहा हूँ। बढ़ाना इज लोडिंग एंड घटाना इज अनलोडिंग। तो अनलोडिंग और लोडिंग का ग्राफ सेम पाथ को ऑबे नहीं करता, वो एक क्लोज लूप बनाता है, और इस लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। और ये कितना एरिया इनक्लोज करती है, वो लॉसेस शो करता है हीट के फॉर्म में। देखिए, एक वायर को आपने पहले खींचा फिर छोड़ा, फिर खींचा फिर छोड़ा, अब देखेंगे वायर गर्म हो जाएगी, एनर्जी के फॉर्म में हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। क्लियर? और इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टैरिसीस कर्व। क्लियर? और ये जो फिनोमिनन है कि रिपीटेड लोडिंग और अनलोडिंग में आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टैरिसीस कर्व। तो कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाहूंगा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, कौन सा ग्राफ? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर लोडिंग मतलब फोर्स बढ़ाना, लोडिंग ऑफ ए वायर या मटेरियल, एनी मटेरियल, इज नॉट सेम एज फॉर अनलोडिंग। नॉट सेम एज फॉर अनलोडिंग यानी फोर्स घटाने पे जो ग्राफ आएगा वो फोर्स बढ़ाने वाले ग्राफ जैसा नहीं होगा, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टैरिसीस। लोडिंग पे ग्राफ अगर ये बना, तो अनलोडिंग पे ग्राफ का पाथ अलग होगा। जैसे मैंने पहला ग्राफ बनाया लोडिंग का, विद इन द इलास्टिक लिमिट लोडिंग की, और फिर ये अनलोडिंग का जो वापस आ रहा है, दिस इज अनलोडिंग। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व दे आर डिफरेंट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टैरिसीस। और इसका जो एरिया होता है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस लूप, this shows heat losses in the form of heat. And this phenomenon of loss of heat due to repeated loading and unloading, because of this reason, that is called elastic hysteresis. याद रखेंगे आप? क्लियर है? अब देखिए, किसी भी बॉडी को जब आप इलास्टिक लिमिट से हल्का सा भी ज्यादा इलास्टिक लिमिट तक खींचते हैं, मान लो आपके पास जैसे ये वायर है, मेरे पास वायर है, आपने इसको इलास्टिक लिमिट तक खींचा, हल्का से इसकी लेंथ चेंज हो गई। क्लियर? तो अपने आप को ये वापस रीस्टोर करने में कुछ टाइम लेगा। विद इन द इलास्टिक लिमिट आप खींच रहे हैं, तो आपने लेंथ हल्की सी बढ़ाई और फिर अपने फोर्स हटा दिया, तो वापस भी तो अपने शेप को रिगेन करेगी। तो इट टेक्स सम टाइम, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्लियर? तो आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, रिमूवल ऑफ व्हाट? डिफॉर्मिंग फोर्सेस, body takes some time to regain its ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट जो भी हो, फुल स्टॉप। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड क्या? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। गॉट इट? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ध्यान से देखिए आप। क्लियर? आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, बॉडी को कुछ टाइम लगता है फोर्स हटाने के बाद अपने शेप को वापस रिगेन करने के लिए, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट इज इलास्टिक फैटिग। अगर मैं रिपीटेड स्ट्रेस स्ट्रेन करूं, मतलब वायर को बार बार खींचूं बार बार छोड़ूं, बार बार खींचूं बार बार छोड़ूं, तो वायर अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लूज करने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। रिपीटेड स्ट्रेस ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन या आई मस्ट से ड्यू टू रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग, वायर या बॉडी, जो भी बॉडी है आपकी, starts losing
its elasticity या its elastic behavior, and this phenomenon is called elastic fatigue. इसे तो हम बहुत आराम से याद रख सकते हैं। एक वर्ड अगर आपको ध्यान हो, मसल फैटिग। कौन सा? मसल फैटिग। जैसे आप मान लो आपको कुछ वेट्स दे दी जाए कि आप वेट लिफ्टिंग करो। अब अगर 2-4 बार किया कुछ पता नहीं चलेगा। आप 50 बार करो। अब 50 बार करने में क्या होगा? बार-बार आप स्ट्रेस स्ट्रेन लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं तो आपकी मसल में पेन होने लग जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अब वो वापस उस काम को बार-बार नहीं कर सकती। वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लूज़ करने लग रही है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल मसल फटीग। वैसे ही किसी वायर को या किसी मटेरियल को बार-बार आप लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करेंगे तो वो भी तो थक जाएगी ना, है ना? और वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को ऑबे करना कम कर देगी, धीरे-धीरे डाउन होने लग जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। क्लियर? फिर वापस आते हैं अपने नोट्स पे, ध्यान से देखिए। तो तीन डेफिनेशंस, इलास्टिक हिस्टेरेसिस, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट और इलास्टिक फटीग, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो इनको याद रखेंगे। थोड़ा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ध्यान से समझना है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक बेस बेसिक लेवल पे काफी कम है। बाकी अभी एडवांस लेवल पे हमें काफी सारी चीजें देखनी होंगी। पहले हम एक बार बेसिक समझ लें। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाता हूँ फॉर ए लोडेड वायर, इधर मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने स्ट्रेन। क्लियर? अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ इलास्टिक लिमिट के आगे भी। तो देखिए, ये इलास्टिक लिमिट है मान लीजिए। क्लियर? आपने स्ट्रेन बढ़ाया यहां तक डेल्टा एल बाई एल, स्ट्रेस भी बढ़ा, प्रोपोर्शनल बढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। क्लियर? अब अगर इलास्टिक लिमिट से जरा सा भी हल्का सा आगे गए और फिर देखो आपने यहां तक वायर पे स्ट्रेन क्रिएट किया और छोड़ दिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा भी आगे गए और छोड़ा तो आप देखेंगे, और छोड़ा तो आप देखेंगे वायर ओरिजिनल शेप पे ना करके, अगर मान लो शुरुआत ओ पे थी तो ओ की जगह ओ डैश पे आकर के रुकेगी। मतलब इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, ओ ओ डैश। दिस इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर। थोड़े से स्टीरिएशंस बन गए उसके अंदर और इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। कौन? ओ ओ डैश। क्लियर? एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। बोलते हैं हम इसको इलास्टिक लिमिट। क्लियर? और ये आपकी है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब जहां तक छोड़ने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और प्रोपोर्शनल लिमिट से हल्का सा आगे बढ़े तो वायर में परमानेंट सेट आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने स्ट्रेन और फर्दर बढ़ाया, स्ट्रेन और फर्दर बढ़ाया और वायर ब्रिटल है तो टूट जाएगी, लेकिन डक्टाइल है तो ये लंबी खिंचती जाएगी, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस फर्दर नहीं बढ़ रहा, स्ट्रेस में वेरिएशंस एब्रप्ट है, नहीं बढ़ रहा, इट इज नॉट इंक्रीजिंग फर्दर। इसमें एब्रप्ट वेरिएशंस, ये अलग अलग वायर के लिए अलग अलग होंगे, अलग अलग मटेरियल के लिए किसी में शार्प भी हो सकता है, किसी में एब्रप्ट वेरिएशन है। मैंने जस्ट ये शो किया। अब आप एक बात बताओ, ये तार है, आपने इसको लंबा खींचा और लंबा खींचा और लंबा खींचा, डक्टाइल मटेरियल है तो ये पतली होती जाएगी और एक लिमिट के बाद झटका मार के टूट जाएगी, झटका मार के टूट जाएगी। तो ये जहां पे झटका मारेगी, मिनिमम एरिया जब होगा तो स्ट्रेस उस टाइम पे मैक्सिमम होगा टूटने के टाइम पे। दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस, और उसके बाद वायर टूट जाएगी। जहां टूटेगी इसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट, ध्यान देना। क्लियर? और ये जो है दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द वायर कैन बियर बिफोर ब्रेकिंग। टूटने से पहले हद कितना फोर्स वो सह सकती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। दिस इज ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्लियर? और ये हल्का सा वायर जब पतली होती जा रही, झटका मार के टूट रही है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये फ्रैक्चर पॉइंट। और जिस पॉइंट के बाद वायर ने स्ट्रेस बढ़ाना बंद कर दिया, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, ध्यान दीजिए, स्ट्रेन is further increasing and increasing. Yes, it is increasing, but stress is not varying accordingly. तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? YIELD, यील्ड पॉइंट। यहाँ पे बेसिकली वायर ने अपोज करना बंद कर दिया, फर्दर रिस्टोरिंग फोर्स को बढ़ाना बंद कर दिया, जितना था
वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, थोड़े थोड़े एब्रप्ट वेरिएशन है। वंस अगेन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेट लाइन, उसके बाद अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा खींचा तो परमानेंट सेट, उसके बाद यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट के बाद वायर में एब्रप्ट वेरिएशन, स्ट्रेस का एब्रप्ट वेरिएशन, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है और एक झटका मार के तार टूट गई, जहां पे झटका मारा ब्रेकिंग स्ट्रेस टूट गई, फ्रैक्चर पॉइंट। आई थिंक इट्स क्लीन। ध्यान से देखिए इसको, बहुत जरूरी पॉइंट है ये एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन। इसके नोट्स आपके पास हैं, उनको रीड करिए और इससे मैच करिए, और इन केस देयर इज एनी डाउट यू कैन फर्दर आस्क मी। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया, इतना पढ़िए और इसके बाद अगले लेक्चर में हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।